आपको मोस्ट कंट्रोवर्शियल लॉयर क्यों कहा जाता है? तो मैं पहला इंसान था जिसने अरविंद केजरीवाल को फ्रॉड और करप्ट आदमी बताया था। लेटेस्ट अभी 60 FIR किया उसने मेरे पे। हलाल सर्टिफिकेशन का जो बैन हुआ उसकी शुरुआत मैंने ही की थी। इसके अलावा कोई और केस? सुशांत सिंह राजपूत केस, जैसे दिशा सालियान का गैंगरेप हुआ, मर्डर हुआ, तब मुझे 27 दिन जेल में डाला गया। बाय प्रोफेशन आप एक लॉयर हैं, लेकिन आप कैंसर को लेकर ही बहुत काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सबसे बड़ा पैंडेमिक जो होगा वो कैंसर होगा। कोई वैक्सीन 100% गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन कैंसर को बचाने का एक ही तरीका है। नमस्कार, स्वागत है आपका द श्वेता शो में। आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करेंगे मोस्ट कंट्रोवर्शियल लॉयर विभोर आनंद से। विभोर जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार, जय हिंद। तो सबसे पहले विभोर जी आप बताइए कि आपको मोस्ट कंट्रोवर्शियल लॉयर क्यों कहा जाता है? देखिए, ये लोगों ने मुझे एक टैग दे दिया पिछले 15 सालों में जो मैंने काम किए। बहुत से ऐसे केसेस थे जो पब्लिक की ओपिनियन के अगेंस्ट थे। स्टार्टिंग फ्रॉम अरविंद केजरीवाल जब पीक पे होते थे, तो जब उन अन्ना हज़ारे का आंदोलन हो रहा था तो मैं पहला बंदा था जिसने उनके खिलाफ केस फाइल किया था। अच्छा। तो वहाँ से ये टैग मेरे पे लग गया कि ये बंदा हवा के रुख के खिलाफ चलता है। मतलब कि जो पब्लिक कह रही है मैं उसकी में मानता ही नहीं था। आई यूज्ड टू हैव अ नैक ऑफ फाइंडिंग द हिडन ट्रूथ। तो मैं पहला इंसान था जिसने अरविंद केजरीवाल को फ्रॉड और करप्ट आदमी बताया था, और यहाँ तक कि उस पर सेडिशन के केसेस भी फाइल किए थे। 2011 की बात है, मैं मात्र 22-23 साल का था। ओके। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई कंट्रोवर्सी की, एंड अभी तक चल रही है। तो अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी क्या चल रही है आपके साथ? लेटेस्ट अभी 60 FIR किया उसने मेरे पे। अच्छा। अरविंद केजरीवाल की पंजाब गवर्नमेंट ने दिसंबर 23 को मेरे पे 60 FIR की गई है आपके ऊपर एक दिन में 16 डिस्ट्रिक्ट में एक साथ एक ही कंप्लेंट, सेम टू सेम पैटर्न पे। एक ही सिर्फ कंप्लेनेंट के नाम बदल लिए गए। क्यों, वजह क्या थी कि मैंने उनकी एक पुरानी वीडियो वो शेयर कर दी थी और वो वायरल हो गई। उनका एक राजघाट पे एक आयोजन था, वहाँ की वीडियो है। मेरे ख्याल से 2012 की है, जब वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं होते थे। लेकिन FIR मेरे पे हुई 60। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के अलावा कोई और भी कंट्रोवर्सी है जो आपके साथ जुड़ी है? देखिए, मेरा क्योंकि बीइंग अ लॉयर हमारा काम होता है लॉ को अपहोल्ड करना, और जो हमें लगता है कि लॉ के अगेंस्ट है उसके लिए आवाज़ उठाना। तो ओवर द लास्ट 15 ईयर्स मैंने बहुत से ऐसे केसेस किए हैं पब्लिक डोमेन में ओवर द ईयर्स, जिसका इम्पैक्ट बहुत हैवी रहा बिहाइंड द सीन्स। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। हलाल सर्टिफिकेशन का जो बैन हुआ उसकी शुरुआत मैंने ही की थी। सुप्रीम कोर्ट में केस 2022 में मैंने फाइल तो आप ही कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन जो हुआ है उसकी शुरुआत आपने की थी? जी, सुप्रीम कोर्ट में केस 2022 में मैंने फाइल किया था। उसके बाद मेरे पे जानलेवा हमले हुए थे। 2 बार गोलियां चलाने की कोशिश की गई थी मुझ पे। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर कर लिया एंड दे पास द लॉ। यूपी गवर्नमेंट ने किया। कर्नाटका गवर्नमेंट ऑन द वर्ज ऑफ पासिंग द लॉ थी, कि वहाँ से मुझे फ़ोन आ गया था कि वी आर लुकिंग इनटू योर पिटीशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ बीजेपी की सरकार गिर गई और गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो वरना कर्नाटका सेकंड स्टेट होता, और अब आने वाले समय में उत्तराखंड भी है। तो इसकी शुरुआत मैंने की थी। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल पे जो आज की डेट में ईडी की जांचें चल रही हैं, उसकी पहली कंप्लेंट मेरी ही फाइल की हुई थी। तो लोगों को एक्चुअली में पता नहीं है कि बिहाइंड द सीन्स बहुत काम होते हैं। शुरुआत कोई भी करता है, मेन होता है लोगों को कंक्लूजन से मतलब है, लेकिन उसके पीछे की जो प्लानिंग होती है, उसके पीछे की जो मेहनत होती है, वो लोग अक्सर नहीं देखते। तो इसलिए कह देते हैं कि कंट्रोवर्शियल है, सिर्फ हवा के रुख के साथ जो खिलाफ बोलेगा वो करेगा। आज भी आप मानेंगे कि एक मेरी 2014 या 15 की पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है, जिस पे आज तक जवाब देने की हिम्मत नहीं है। शाही क्या पिटीशन है वो? मैंने, आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय जामा मस्जिद के जो शाही मस्जिद के इमाम है,
उनको वैसे ही शाही इमाम बोलते हैं, वो शाही मस्जिद के इमाम है बुखारी साहब। उन्होंने अपने बेटे का अनाउंसमेंट किया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक को इनवाइट किया था। कई लोगों ने पटिशनें डाली कि इसको रोका जाए, तो मेरा कुछ अलग दिमाग चला। मैंने कहा जी इसको क्यों रोकना है, इसकी शाही टाइटल को ही हटाओ ना, क्योंकि आर्टिकल 18 कैटेगोरिकली कहता है कि कोई भी टाइटल मान्य नहीं है। मैंने उसके टाइटल को चैलेंज कर दिया, तो उस पर कोई जवाब नहीं आया अभी तक? आज तक शाही इमाम की हिम्मत नहीं है कि वो उस पर जवाब दे सके। आज भी केस चल रहा है वाला 11 साल। इसके अलावा कोई और केस जो बहुत इंटरेस्टिंग रहा हो, जो जिसे मीडिया हाइप मिली हो? बहुत सारे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस, ओके, उसमें काफ़ी मेरे काम था, और आज जो 5 साल पहले मैंने कुछ खुलासे किए थे वही आज सामने आ रहे हैं। जैसे दिशा साल्यान का गैंग रेप हुआ, मर्डर हुआ, 5 साल पहले मुझे इसके लिए विलन बना दिया गया था, मेरे पे केस फाइल किया गया, मुझे 27 दिन जेल में डाला गया। मीडिया ने मुझे एक पता नहीं क्या क्या नामों से बुलाया, ड्रग एडिक्ट है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, पूरा इकोसिस्टम मेरे खिलाफ था। लेकिन आज 5 साल बाद सारी की सारी बातें सामने आ गई ना। उसके फादर खुद कह रहे हैं कि उसका रेप हुआ था। बड़ी बात कह रहे हैं आप विभोर जी। तो शुरुआत तो मैंने की थी ना। तो आज भी देखिए, एट द एंड ऑफ द डे विलन तो मैं ही हूँ ना। आज 5 साल बाद उन्होंने बोल दिया, लेकिन मेरे वो 27 दिन जो मैंने झेले, वो मेरे से तो किसी ने आके पूछा ही नहीं आज तक कि हुआ क्या था। तो 27 दिन जेल में आप रहे? तलोजा जेल में मैं 12 दिन था, उसके अलावा 4 दिन पुलिस कस्टडी, 10 दिन के आसपास क्वारंटाइन सेंटर। और क्वारंटाइन सेंटर कम, वो बूचर खाना ज़्यादा था। ओके। कभी किसी दिन मौका लगेगा तो लोगों को बताऊंगा कि क्या हाल होता था हम लोगों का। ओके, तो विभोर जी, इतनी कंट्रोवर्सीज आपके साथ लगातार जुड़ी रही। बाय प्रोफेशन आप एक लॉयर हैं, लेकिन आप कैंसर को लेकर ही बहुत काम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हम उसके बारे में भी जिक्र करें, क्योंकि आजकल कैंसर बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो कैंसर को लेकर आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, आने वाले समय में सबसे बड़ा पैंडेमिक जो होगा वो कैंसर होगा, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पा रहे, हमारी इम्यूनिटी इतनी डाउन हो चुकी है। और ड्यू टू कोविड, जो जिस इम्यूनिटी के दम पे हम लोग बचे थे, हमारे जो माँ बापों ने या दादा दादी ने या नाना नानी ने हमें अच्छा खाना खिलाया हुआ है, वो इट हैज़ टेकन अ बीटिंग, और हमारा डीएनए अल्टर हो चुका है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी कोई ऐसी रिसर्च है नहीं जो उस अल्टरेशन को पकड़ पाए। तो हमने ये मुहिम एक्चुअली में 2022 में चालू की थी कि वी विल ट्राई टू क्रिएट द फर्स्ट मेक इन इंडिया कैंसर ड्रग इन बाउल कैंसर, ओरल कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। हमारे 3 मेन मोटिव हैं, और उसी के अंदर हमने काम चालू किया, और फॉर्चुनेटली अब काम चालू हो चुका है। एंड आई कैन अश्योर यू, आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहूँगा कि बाय द एंड ऑफ 2027-28 द विजन ऑफ फर्स्ट मेक इन इंडिया कैंसर ड्रग विल बी अ रियलिटी। ओके, आपका जो विभोर जी मुहिम है कि 2027-28 तक मेक इन इंडिया कैंसर का ड्रग बनाना, आप अकेले हैं? आपकी रिसर्च टीम में कौन है? क्या गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है आपको? देखिए, इसके लिए पहले आपको थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा, और थोड़ा ना हमें एनालिटिकल दिमाग लगाना पड़ेगा। हम कह देते हैं कैंसर है, लेकिन कैंसर है क्या? आपके अंदर भी है कैंसर, मेरे अंदर भी है, इनके अंदर भी है, सबके अंदर है। लेकिन जब वो एक थ्रेशोल्ड को पार करता है तभी वो उसके सिम्टम्स सामने आते हैं। कभी कभी तो सिम्टम्स सामने आते भी नहीं, या 4 महीने में बंदा ख़त्म हो जाता है। तो हम पकड़ेंगे कैसे? स्पेशली इनिशियल स्टेज में हम अर्ली स्क्रीनिंग का हमारे देश में कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और जब हमने ये काम किया, और फॉर्चुनेटली मेरे किस्मत अच्छी थी कि मेरे को एक ऐसा इंसान मिल गया जिसने मेरा सारा रुख बदल दिया। 2021-22 में जब मैं SSR केस के अंदर काम कर रहा था, तो आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब। तो उस टाइम पे डॉक्टर गीता पटेल हैपन टू बी वन ऑफ माई लिसनर्स। ओके। एंड डॉक्टर गीता पटेल, मैंने एक शो किया कैंसर का, क्योंकि वन ऑफ द ड्रीम्स ऑफ सुशांत वॉज
कि वो कैंसर में एआई के थ्रू काम करना चाहता है। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट। तो मैंने कुछ टिप्पणी की कैंसर के ऊपर एंड शी ईमेल्ड मी कि आपने ये गलतियाँ की हैं। और ईमेल मैंने 3 महीने बाद पढ़ा। तो उसके बाद मैंने उनको कांटेक्ट किया एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर। शी इज अ 70-year-old लेडी राइट नाउ एंड शी हैपेंस टू बी द ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, ये आपको पहले से पता था? नहीं, मेरे को बाद में पता लगा एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल, ये कैसे हो गया। तो देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस एंड सबसे पहले हम रेडी थे कि हम बाहर की कंपनीज को टाई अप करके डॉक्टर गीता के थ्रू उनकी मेडिसिन को इंडिया में लॉन्च कर सकते थे। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे पास बेसलाइन डाटा नहीं। हमारा डीएनए ही आज तक मार्क्ड नहीं हुआ है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया का ये हाल है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे डीएनए की कौन सी जीनोम के अंदर कैंसर फैल रहा है। और उसके लिए फिर इस पूरे प्रोजेक्ट को रिफाइन करना पड़ा, वरना हम बहुत आसानी से डॉक्टर गीता के थ्रू या उनकी टीम के थ्रू कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी से दवाइयाँ यहाँ पे लाके लॉन्च कर सकते थे और अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई भी कर सकते थे इंडियन जेनेटिक्स के साथ। लेकिन उसके लिए बेसलाइन डाटा भी तो ज़रूरी है। बेसलाइन डाटा क्या है? हमारा डीएनए, यूनिक आइडेंटिफाइड मार्कर। वो आज तक हमने आइडेंटिफाई ही नहीं किया। 70 साल हो गए हम लोगों को। तो अब उसके लिए अलग से एक, तो उसका प्रोसेस क्या है? देखिए, प्रोसेस एक ही है। इसको हमने 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया। फेज़ 1 था स्क्रीनिंग, कि हम मास स्क्रीनिंग करेंगे लोगों की, कि जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक हमें वो पॉजिटिव साइंस ही नहीं मिलेंगे अर्ली कैंसर के, हम लोग कैसे करेंगे? वो जो हमें लाइब्रेरी चाहिए मार्कर्स की, चाहे 10 चाहिए, चाहे 20 चाहिए, चाहे 100 चाहिए, वो मार्कर, और हर 1 लाख में एक मार्कर निकलता है। यानी कि आपको अगर एक 96 स्लाइड की एक ट्यूब रन करनी है, एक स्लाइड रन करनी है, तो आपको कम से कम 10 लाख टेस्ट करने पड़ेंगे। तो वहाँ से जन्म हुआ अर्ली कैंसर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट का, जिसको हमने अभी इम्प्लीमेंट किया है। वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन यूपी के अंदर और साथ के साथ स्टेट ऑफ बिहार के अंदर। हम लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करने के कगार पे हैं। होपफुली पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगले 5 साल के अंदर। देखिए, एक बार हमें वो मार्कर्स मिल जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग का। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हमारे देश की आबादी कितनी है? 1.4 और इस 140 करोड़ लोग में से इस होल जीनोम सीक्वेंसिंग का डाटा इंटरप्रेट कितने लोग कर सकते हैं? इसका आइडिया नहीं है मुझे। वाइल्ड गेस 10%। 10%, यानी आप कह रहे हैं 14 करोड़ लोग होंगे, मात्र 9 लोग हैं। ओके, अवेयरनेस भी तो नहीं है विभोर जी। देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं 140 करोड़ की जो आबादी है उसमें सिर्फ 9 लोग हैं। हाँ, 9 क्वालिफाइड लोग हैं जो इस डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। 9 जिनको मैं जानता हूँ। मतलब कि मैंने पिछले 3 साल में कम से कम 16-17 स्टेटों के लोगों से बात की है। कैंसर रिसर्चर से बात की है, ऑन्कोलॉजिस्टों से बात की है। अनफॉर्चुनेटली 99% को पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। उनको ही नहीं पता। उनके लिए भी एक नई चीज़ है कि ये हो, मतलब कि आप सोचिए कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड है हमारे हॉस्पिटल का, उसका ऑन्कोलॉजी चीफ मुझे कहता है, इज इट पॉसिबल, कैन वी डिटेक्ट कैंसर एट स्टेज 0? इज इट पॉसिबल? हाँ, ये पॉसिबल है कि हम, हाँ, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा। मैं कहा, एंड ही इज अ पद्म भूषण, और दे रेगुलरली गो टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, और बाहर के देशों में 30 साल से ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी 30 साल से वो ऑलरेडी नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। नेशनल स्क्रीनिंग इज़ अ कंपल्सरी स्क्रीनिंग ड्राइव इन यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। हम विश्व गुरु बनने का सपना तो देख रहे हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल लॉबी में जब तक हम इनोवेशन, अभी मैं रिसेंटली स्टार्टअप महाकुंभ में पीयूष गोयल जी की स्टेटमेंट देख रहा था, एंड आई हैट्स ऑफ टू हिम। उन्होंने इसको बोला कि हम
हम इनोवेशन तो कर ही नहीं रहे ना। ये वो मैंने भी सुना, काफ़ी अच्छा बोला स्टार्टअप को लेकर। हम मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी ना रिसेंटली हैदराबाद में था बायो एशिया कॉन्फ्रेंस के अंदर, मेरी पहली कॉन्फ्रेंस थी। बड़ी बड़ी कंपनी आ रही, बड़े बड़े हॉस्पिटल के लोग आ रहे, सबको पता है प्रॉब्लम क्या है, लेकिन कोई सोल्यूशन देना नहीं चाहता। क्यों? ये तो आप उनसे पूछिए। सब ने बोला, मतलब डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी थे उसमें पैनल में, एमजीएन के लोग थे, मतलब कि एनएचएस के लोग थे, एवरीवन वाज सेइंग कि डाटा नहीं। यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, विदेश में डॉक्टर्स जितने बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं सब इंडियंस हैं, तो हमारे यहाँ इसकी ज़रूरत अब तक महसूस क्यों नहीं हुई विभोर जी? क्योंकि हमारा ना सीधा सीधा सा ना प्रिवेंशन की ओर ध्यान नहीं है। हम पंजाबियों में कहते हैं जदों आएगा तदों देखेंगे, हाँ। जब होगा तब देखेंगे। लेकिन अब तो हो रहा है। अब तो हो रहा है, पैंडेमिक हो चुका है। हाँ। आपको आइडिया भी नहीं है कि मैं पिछले दिनों 2-3 स्टेटों में था, हर 3 में से एक के घर में कैंसर पेशेंट। कईयों को तो पता भी नहीं है, और एक टैबू बन गया कैंसर। अब तो बहुत सारे कैंसर के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं। अब आप ये देखिए ना, जो टेक्नोलॉजी आज से 35 साल पहले वेस्ट ने डिस्कार्ड कर दी थी आप लोगों के लिए, वुमेन्स के लिए, एचपीवी की पैप्स में, उसको हम आज भी यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में कोई अवेयरनेस क्यों नहीं है? मतलब हम एचपीवी वैक्सीनेशन तो बहुत अच्छी चला रहे हैं, लेकिन 9 से 14 साल के बच्चों के लिए चला रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात हुई, मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा बहुत अच्छी ड्राइव है सर, लेकिन 9 से 14 हमें ये तक तो पता नहीं है कि एचपीवी का कैरियर कौन है, औरतों को क्यों होता है एचपीवी, आपको पता होगा? इट ओनली हैपन्स ड्यू टू अनहेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। अब 9 से 14 साल के बच्चों में कहाँ सेक्सुअल प्रैक्टिस होती है? और अनफॉर्चुनेटली जो ये हमारे बड़े लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी नहीं पता, लैक ऑफ नॉलेज एंड सेकेंडली लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। कोई भी बाहर से गोरा आदमी आता है, अपनी वैक्सीन बेच के चला जाता है, लेकिन उसका फ़र्क क्या है? आज की डेट में नॉर्मली हमारे देश की लड़कियां 14 से 16 साल की उम्र के बाद ही सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, और उनके अंदर एचपीवी नहीं होता, ये मर्दों में होता है। वी आर द कैरियर्स ऑफ एचपीवी। तो औरतों से ज़्यादा तो मर्दों को स्क्रीन करने की ज़रूरत है भैया, कि तुम में एचपीवी है या नहीं है। इसीलिए हमने एक ना 2-वे स्ट्रैटेजी बनाई अभी रिसेंटली, कि हम बिहार में सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं कि लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रिवेंट किया जा सकता। वहाँ पे जैसे देहात में एचपीवी सर्वाइकल कोई नहीं कहता, वो कहता है बच्चेदानी का कैंसर। बहुत कॉमन ये वर्ड है, ये कॉमन, बच्चेदानी निकाल दो तो सब सही है। अब आप निकाल तो देंगे, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट क्या है? फ्यूचर में कभी मां नहीं बन पाएंगी। नहीं, वो तो छोड़ दीजिए। आप एक सोचिए कि हिंदुस्तान में एक डाटा आया मेरे पास, एंड उसमें क्या था कि इतने हैवी स्केल पे यूट्रस रिमूव करने की जो वर्ल्ड डाटा है वो 12 है आउट ऑफ 10,000। यानी वर्ल्ड में हर 10,000 महिलाओं में से 12 महिलाएं अपना यूट्रस रिमूव करा रही हैं। इंडिया में सोचिए क्या डाटा है, एक स्टेट का डाटा बता रहा हूँ, तो इमेजिन भी नहीं कर पा रही। 1400। मतलब ये शिकार हैं बच्चेदानी कैंसर के, या फिर ऐसे रिमूव हो रहे हैं? ऐसे रिमूव हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके पति कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ नहीं करते और उनको बच्चा नहीं चाहिए, तो बच्चेदानी निकाल दो बच्चे। और आप मानेंगी, एक कैंप में मैं गया रिसेंटली, 22 साल की 19 साल की लड़की। अब आप सोचिए जब वो 40 तक आएंगी, उनके हार्मोनल चेंजेस को कौन झेलेगा? आप यूटरस के पूरा एक सिस्टम है, आप एनाटॉमी समझिए औरतों की, दे नीड दैट पार्ट, आप उसी को निकाल देते हो। मतलब कि आप जब हमारे घर की औरतें ही शक्तिशाली नहीं होंगी, स्वस्थ नहीं होंगी, तो हम मर्द क्या कर लेंगे? एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, जब मैंने उनको ये रिकमेंड किया कि सर ये आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो वो कहते हैं कि हम लोग बॉर्डर पे होते हैं, हम गोली झेल लेंगे, लेकिन अगर हमारे घर की औरतें सुरक्षित नहीं है ना इससे। एंड दैट वाज अ ऑफिसर जिसने अपने माता, पिता और वाइफ तीनों को कैंसर से खोया विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years। ऐसे भी केसेस हैं।
थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं जो मैं पिछले 3 साल में देख चुका हूँ श्वेता जी। और दोनों एंड आप पूछेंगे आपका इंस्पिरेशन क्या था? मैंने भी अपना एक बहुत ख़ास इंसान खोया 2016 में। ओके। 26 साल की थी, आप लोगों की मीडिया इंडस्ट्री से ही थी। ओके। और उसको आज भी याद किया जाता है उसके आर्टिकल के लिए जिसने उसने लिखा था विद द टैगलाइन अ गर्ल हु डेटेड कैंसर। तो शी वाज माय इंस्पिरेशन टू, इंस्पिरेशन रही। हाँ, टू वर्क इन द फील्ड ऑफ कैंसर। लेकिन विभोर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अर्ली स्टेज पे आपने कैंसर को हम डिटेक्ट कर टेक्नोलॉजी आ गई है हिंदुस्तान में, लेकिन उसके बारे में पता नहीं है लोगों को। धीरे धीरे पता जब भी लगा। कैंसर के बारे में कोई पेशेंट आता है तो 3rd स्टेज या 4th स्टेज होता है। आज की डेट में मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूँ कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर अगर हमारा नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हर स्टेट में हो गया तो हम कैंसर को स्टेज 0 पे डिटेक्ट कर पाएंगे। अभी कहाँ इम्प्लीमेंट हो चुका है अपना ये प्रोग्राम? स्टार्ट हो रहा है बिहार के अंदर। कहाँ से? पटना सवेरा हॉस्पिटल के साथ हमारा। एक्चुअली बिहार इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जिसने HPV वैक्सीन को कंपलसरी किया एंड दिस गॉट अस थिंकिंग कि ये वो स्टेट है जो एक्चुअली में प्रोएक्टिवली काम कर रहा है। ओके। तो वी गॉट इन टच विद द, जबकि बिहार के बारे में माना जाता है कि बहुत पिछड़ा है, बहुत गरीबी है। और यार आप मानेंगे कि मैं संडे को पहुंचा हूँ, मंडे को मेरी मीटिंग्स चालू हो गई थी, बाय थर्सडे मैं डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स, इवन गवर्नर साहब से भी मिल चुका था। एंड गवर्नर साहब वाज सो इम्प्रेस्ड एंड सो मच वांटिंग टू लर्न अबाउट दिस कि ये हो क्यों रहा है हमारे स्टेट के अंदर। क्योंकि आरिफ मोहम्मद साहब खान साहब सिर्फ 3 महीने पहले आए थे, तो उन्होंने हमें ये चैलेंज दिया कि आप 6 महीने लीजिए, डू अ थॉरो स्टडी, get back to me with an authenticated data and I'll get the things done for you. तो बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ पे ये स्क्रीनिंग स्टार्ट हो रही है। जी, इम्प्लीमेंट हो रही है। देखिए हम लोग ना आज की डेट में, चलिए आजकल का दौर तो हो गया है कि हम लोग ओपनली बात कर पा रहे हैं यहाँ पर में श्वेता जी, लेकिन आप समझिए बात को कि आज भी हमारा जो देहात रीजन है वहाँ पे बात नहीं होती। 70% आज भी हमारा रूरल पॉपुलेशन है, वहाँ तो पहुँचोगे कैसे? और इसीलिए हमने, वी आर रियली थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ बिहार जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने में पूरा प्रोएक्टिवली सपोर्ट किया। लेकिन लोग बाहर कैसे निकलेंगे? मतलब लोग तक ये अवेयरनेस कैसे पहुँचे? लोग कैसे स्क्रीनिंग के लिए आए? उसके लिए क्या? उसके लिए पहले हमें खुद उन तक पहुँचना होगा। इसीलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आने वाले 2 साल के अंदर स्टेट ऑफ बिहार में 540 कैंप्स लगे। 540 कैंप आप लगा रहे हैं? जो 540 PHCs हैं। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी में एक कैंप लगा हुआ है। ओके। वहाँ पे इस बात का अवेयरनेस चल रहा है, और छोटा मोटा कैंप नहीं है, पूरा डिस्ट्रिक्ट उठा लिया आपने, जिसमें 5 से 7 हज़ार महिलाएं आएंगी। हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया जो बहुत प्रोएक्टिवली महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती हैं। आपने नाम सुना होगा महिला विकास मंच। तो उन जब हमने रिसेंटली जब विजिट हुई तो उनका एनुअल डे फंक्शन था, तो उन्होंने हमें भी इनवाइट कर लिया, डॉक्टर गीता को भी इनवाइट कर लिया। तो उन्होंने कहा कि हम इसको घर घर तक पहुंचाएंगे, हमारी जिम्मेदारी। और अभी उनका एक कैंप इन कोलैबोरेशन विद सवेरा एंड काफेडियम चल रहा है सीतामढ़ी के अंदर। तो काम चल रहा है। जैसा कि मैंने बोला, मेरा आदत कह लीजिए या फिर मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरा जो इम्पैक्ट है ना वो सालों बाद दिखता है, इमीडिएटली नहीं दिखेगा मेरे काम का, चाहे वो लीगल प्रोफेशन में हो चाहे अब इसमें हो। तो इस काम का इम्पैक्ट दिखने में कितना वक्त लग जाएगा? देखिए अगर आप कहेंगे तो आने वाली जनरेशन्स याद रखेंगे कि किसी ने ये काम करके दिखाया था हिंदुस्तान के अंदर। लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। क्या लगता है आपको कि लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके क्या हम कैंसर से बच सकते हैं? जब तक हमारी हिंदुस्तानियों की आदत है कि जब तक हमें झटका नहीं लगता ना हम सुधरते नहीं हैं। मेरे साथ भी ये था। आई गॉट अल्सरेटिव कोलाइटिस इन 2019। 2021 तक मैं बड़ा ना वो हो रहा था, जिसे कहते हैं आया राम गया राम, हो जाएगा देख लेंगे। लेकिन एक झटका जब आया ना तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार, यू हैव टू चेंज। आज की डेट में आई एम अल्कोहल फ्री, आई डोंट ईट आउटसाइड, मैं घर का खाना खाता हूँ। यहाँ तक कि जब मैं ट्रैवल, क्योंकि मेरा एक्सटेंसिव ट्रैवल होता है, तो मैं
कोशिश करता हूँ कोई घर का खाना मुझे खिला दे, इसको बोल देता हूँ घर से बना के ले आ, नहीं मिलता तो सैलेड पे जिंदा रहता हूँ। मतलब इट्स लाइफस्टाइल चेंज, मैंने अपने अंदर चेंज किया और मेरी शक्ल पे दिखता है, ठीक है। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू डोंट नो व्हाट इज बीइंग सर्व्ड टू यू एंड हाउ इट इज बीइंग सर्व्ड टू यू एंड हाउ इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड। अब आप किचन में जाके तो शेफ को देखेंगे नहीं ना कि तू कौन सा तेल इस्तेमाल कर, कहीं ना कहीं हमें अपनी रूट्स में जाना पड़ेगा। रूट्स का मतलब जो हमारे आज से 3-4 जनरेशन पहले जो हमारे लाइफस्टाइल चलते थे, अगर हमने उसको, जैसे मेरे घर में रिफाइंड तेल नहीं चलता, हमने टोटली 5 साल पहले बंद कर दिया, हम देसी घी खाते। अब पहले कहते थे देसी घी से मतलब कि फैट बढ़ता है, ये बढ़ता है, लेकिन हमारे दादा नाना सबको खाते हुए देखा, किसी को कुछ नहीं होता था। तो क्या देसी घी से फैट बढ़ता है? मेरे को तो नहीं यार, देख लीजिए मैं रोज़ खाता हूँ, मेरे मतलब कि मेरे सब्जी में देसी घी है, मेरी रोटी में देसी घी है, मतलब कि विदाउट देसी घी मैं खाना खा ही नहीं सकता। मेरे को देख के लग रहा है फैट है। और लाइफस्टाइल में से क्या चेंजेस किए जाएं कि हमें कैंसर से बचाव हो सके? देखिए, कैंसर को बचाने का एक ही तरीका है, वो है अवेयरनेस और स्क्रीनिंग। एनुअल स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी हो गई है कंसिडरिंग करंट सिनेरियोस, और इसीलिए हम चाहेंगे कि ये जो स्क्रीनिंग ड्राइव है वो लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यू रखें। अब जितना हम कर पाएंगे कंपनी के तौर पे उतना हम करेंगे। तकरीबन कितना खर्चा आता है एक स्क्रीनिंग का? भैया अगर मैं आपको बोलूँ ना कि आपको अभी 1 रुपया खर्च करना है या बाद में लाख रुपये खर्च करना है, आप कहेंगे बाद में लाख रुपये खर्च कर दो, अभी 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे आप। तो अभी अगर मैं बात करूँ स्क्रीनिंग का क्या अगर एक देखिए आज की डेट में जो अगर आप जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो जो स्क्रीनिंग की कॉस्टिंग है वो एनीवेयर बिटवीन स्टार्टिंग फ्रॉम 8,000 से स्टार्ट हो जाती है एंड इट गोज अप टू 5 लाख रुपये। इतना वेरिएशन क्यों 8,000 से 5 लाख तक का? बताता हूँ ना। लेकिन देखिए 8,000 में आपका नॉर्मल पैप्समेयर हो जाएगा, उससे ऊपर जाएंगे तो ब्लड टेस्ट होगा, बायोप्सी होगी, हर एक चीज़ की, हर एक टेस्ट की अलग अलग चीज़ें। उसके बाद अगर आप बहुत हैवी जाना चाहते हैं, जैसे NGS या होल जीनोम सीक्वेंसिंग जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ करवाते हैं, जैसे संजय दत्त ने भी करवाई, सोनाली बेंद्रे ने भी कराई, अब जैसे वो प्रमोट भी कर रही है NGS को, जो हमने भी करना है। 5-5 लाख रुपए लगते हैं उसके। वो होती इंडिया में नहीं है, वो होती वहाँ पे है, US में। तो इंडिया में कब हो पाएगी ये? हम ला तो रहे हैं 2027 तक बोल रहे हैं आप? नहीं, NGS तो 2025 में आ जाएगी। 25 में आ जाएगी। लेकिन विभोर जी, एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप कह रहे हैं कि अर्ली स्टेज पे कैंसर को डायग्नोस कीजिए, लोगों को पता नहीं चलता कि उसे कैंसर है या फिर वो सोचता भी नहीं है, उस लेवल पे लोग इतना खर्च क्यों करेंगे? तो मैं कब कह रहा हूँ आपको 5 लाख रुपए खर्च करने हैं? तो कितना खर्च, मतलब कुछ तो कॉस्ट होती है। मेरी टेस्ट का कॉस्ट 4,500 है। ओके, तो 4,500 में 4,500 में स्क्रीनिंग करवा सकते हैं अपने कैंसर की। 4,500 में मैं आपका HPV निकाल दूंगा, आपका ओरल निकाल दूंगा, आपका ब्रेस्ट निकाल दूंगा, आपका बाउल निकाल दूंगा, और कहीं ना कहीं आपका लंग की भी टेक्नोलॉजी। अभी हम AI के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे क्योंकि अभी नया नया बच्चा है, अभी माँ के पेट में ही है, उसको पहले बाहर तो निकल लेने दो। तो अभी AI के ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिस पे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, जिससे कि आपके कफ से, खांसने की आवाज़ से हम पकड़ पाएंगे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर कफ। ओके, लेकिन इट इज स्टिल एन अर्ली टेक्नोलॉजी, वी कैन नॉट ट्रस्ट AI। AI कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको AI कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है। अब बाकी लोगों का मानना बहुत अलग है, वो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं। तो क्या अभी इस्तेमाल हो रहा है कैंसर में AI का? देखिए अभी जैसे अभी मैंने बताया ना, अभी इनिशियल स्टेज है, इट इज़ स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। मतलब कि जो यार एक बात बताइए, हम 2025 में 1990s की टेक्नोलॉजी, पैप्स में 1960s की टेक्नोलॉजी, जो बायोप्सी जो हम ओरल कैंसर की करते हैं वो 1970s की टेक्नोलॉजी। जब हम 2025 में 1960 और 1970 की टेक्नोलॉजी अभी भी यूज़ कर रहे हैं,
तो सोचिए 2025 की टेक्नोलॉजी हमें इम्प्लीमेंट करने में कितना समय लगा। जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं आप विभोर जी, जो आप इंडिया में लाने वाले हैं गीता पटेल के साथ मिलकर, डॉक्टर गीता पटेल के साथ मिलकर, हम चाहेंगे कि आप उनके बारे में वो बताएं कि कौन है डॉक्टर गीता पटेल। देखिए, मैंने बता दिया, डॉक्टर गीता पटेल हैपन्स टू बी द ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। शी वॉज बॉर्न इन 1954 इन कीनिया। ओके। क्योंकि सरदार पटेल साहब ने अपनी पूरी फैमिली, जो एक्सटेंडेड फैमिली थी या नॉन टू फैमिली थी, उनको अपनी डेथ से पहले ही इंडिया से बाहर भेज दिया था, क्योंकि उनको पता था कि विच हंट होगा, जैसे नेताजी के साथ हुआ या फिर कई लोगों के साथ हुआ आफ्टर डेथ या फिर जो भी हुआ, तो ही ऑलरेडी उन्होंने अपने काम कर दिए थे। तो शी वॉज बॉर्न इन 1954 इन कीनिया। शी शिफ्टेड टू लंदन इन मिड 60s और तब से वो वहीं पे हैं। और शी इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट, जिसे कहते हैं, कैंसर रिसर्चर्स एंड अ क्लिनिकल ट्रायल एक्सपर्ट फॉर फेज 1 एंड फेज 2। तो जो हमारा लूप है, लूप होल है, गैप है हमारा, वो डॉक्टर गीता पटेल अपने आप में पूरा कर देती हैं पूरे इंडिया के लिए। अभी रिसेंटली ना गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक कमेटी बनाई, तो उसमें कुछ 24 लोग थे, जिसमें 2 IAS अफसर भी थे, 1-2 एडमिनिस्ट्रेशन वाले, तो टोटल 18 लोग थे जो टेक्निकल फील्ड से थे। ओके। अब आप सोचिए 17 का टोटल नंबर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल पेशेंट्स का रिकॉर्ड क्या होगा, टोटल नंबर क्या है 17 लोगों का, मात्र 22 पेशेंट। 17 लोगों ने मिलके पूरे सिर्फ 22 पेशेंटों पे क्लिनिकल ट्रायल किया। अब डॉक्टर गीता का अकेले का क्या था नंबर, 450 तो होगा वही, 450 डॉक्टर गीता का अकेले। फेज 1, सिर्फ फेज 1, फेज 2 और फेज 3 की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम तो फेज 1 से ऊपर ही नहीं जाते ना, हमारे यहाँ पे सिर्फ फेज 1 है। वो भी कुछ हॉस्पिटल्स में है जहाँ पे जिनका कोलैबोरेशन हो जाता है बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल लॉबी के साथ, दे आर डूइंग दैट। उनके यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स यूनिट भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आम जनता तक पहुँचता ही नहीं है कभी, एलाइट्स तक है। आप लॉ में कैसे आए, लॉयर कैसे बने? फैमिली बैकग्राउंड बहुत क्या था फैमिली बैकग्राउंड आपका? देखिए, अगर अब मैं कहूँ कि मदर साइड में आई एम 6th जनरेशन लॉयर। 6th जनरेशन लॉयर, ओके। फादर साइड में मैं 2nd जनरेशन हूँ। जो मेरे पड़नाना के जो छोटे भाई थे, ही वॉज वन ऑफ द जजेस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट, एंड बहुत है लॉयर्स की तो फैमिली है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आप भी लॉयर हैं? कह सकते हैं, मतलब, बट आई नेवर डिड एनीथिंग जिसे नॉर्मल प्रैक्टिस मैंने कभी नहीं की। मतलब मैं कभी किसी तलाक के केस में नहीं गया, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में नहीं गया। आप कौन से केसेस में गए हैं? मेरा हमेशा से डोमेन पॉलिटिकल रहा। आई वॉज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स पॉलिटिकल केसेस, तो इसलिए मैंने एक टर्म ईजाद किया, PLC। ओके। PLC आपने सुनते रहते होंगे, जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है, जाओ थाने में MLC करा लो, तो मैंने बना दिया PLC। PLC क्या है ये? पॉलिटिकल लीगल केसेस। ओके। दिस वाज पॉलिटिकल लीगल केसेस हैंडल करते हैं? अब नहीं करता, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई डिड। 2022 की जो मेरी हलाल पिटीशन थी, दैट वाज द लास्ट पिटीशन जो कोर्ट में थी। और अगर आप पॉलिटिकली देखें तो जो लास्ट मेरा जो काम था वो 99 MPs वाला था, तब मैंने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल की थी। 99 MPs वाला, ये क्या था मामला? जो खटाखट स्कीम के अंदर 99 MPs बने, तो दैट इज एक्चुअली डिवार्ड बाय खटाखट स्कीम या कोई प्रलोभन के डेफिनेशन में आता है। तो जब वो बन गए तो मैंने उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन राष्ट्रपति और इलेक्शन कमीशन को लिखी। अभी पेंडिंग है, देखते हैं क्या होता है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज विद द महामहिम, उनकी मर्जी के बिना तो कुछ होगा नहीं। तब आगे का क्या विजन है आपका, क्या सोच रहे हैं? देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट, वन डे एट अ टाइम। तो आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, कल मैं खाऊंगा मुझे भी नहीं पता। थैंक यू सो मच विभोर जी, इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्वेता जी, एंड इट वाज लवली टू बी हियर विद यू, एंड आई होप कि लोगों को पता लगे कि कुछ चीज़ें प्रिवेंट की जा सकती हैं। थोड़ा प्रोएक्टिवली अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो आई होप आपका ये पॉडकास्ट लोगों को अवेयर करेगा। आई होप टू। थैंक यू सो मच विभोर जी। जय हिंद।